आज है 24 मार्च 2026, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं, जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। यूएस मार्केट में जबरदस्त टर्न अराउंड देखने को मिला, जहां डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को लेकर बयान के बाद निवेशकों का भरोसा अचानक लौटता दिखा। पहले जहां मार्केट में डर था, वहीं अब लोगों को लगने लगा कि मिडिल ईस्ट का तनाव कम हो सकता है। ट्रंप ने बताया कि यूएस और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों से बातचीत चल रही है और फिलहाल मिलिट्री स्ट्राइक्स को रोक दिया गया है। इस खबर ने ये उम्मीद जगा दी कि जो कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल इकोनॉमी और ऑयल प्राइसेस को हिला रहा था, वो अब धीरे धीरे खत्म हो सकता है। इस पॉजिटिव सेंटिमेंट का असर सीधे यूएस इंडिसेस पर दिखा, जहां डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज करीब 631 पॉइंट यानी 1.38% चढ़कर 46,208 पर बंद हुआ। ये दिखाता है कि बड़े निवेशक दोबारा मार्केट में एंट्री लेने लगे हैं। वहीं S&P 500 में 1.15% की तेजी आई और ये 6,581 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट भी 1.38% बढ़कर 21,946 पर पहुंच गया। टेक और ग्रोथ स्टॉक्स में भी बाइंग वापस आती दिखी। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के बयान से पहले फ्यूचर्स मार्केट गिरावट का संकेत दे रहा था, क्योंकि ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे थे और ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, डाउ फ्यूचर्स एक समय पर 1000 पॉइंट से ज्यादा उछल गए। दिन के दौरान मार्केट में और भी ज्यादा उत्साह देखने को मिला, जहां पीक पर डाउ 1100 पॉइंट से ज्यादा चढ़ गया था। S&P 500 और नैस्डैक भी करीब 2 से 2.5% तक ऊपर चले गए थे, जिससे साफ है कि सेंटिमेंट अचानक बुलिश हो गया था। दूसरी तरफ ऑयल मार्केट में ठीक उल्टा रिएक्शन देखने को मिला। टेंशन कम होने की उम्मीद से क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई, जहां WTI क्रूड करीब 10% गिरकर $88.13 प्रति बैरल पर बंद हुआ। इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड भी करीब 11% टूटकर $99.94 पर आ गया, जो ये दिखाता है कि सप्लाई डिसरप्शन का डर फिलहाल कम हुआ है और मार्केट थोड़ी राहत महसूस कर रहा है। ट्रंप ने अपने बयान में साफ कहा कि दोनों देश कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए सीरियस बातचीत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी डिस्कशंस जारी रहेंगे। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि दोनों देश डील करना चाहते हैं और जल्द ही डायरेक्ट बातचीत भी हो सकती है। यूएस मार्केट में इंडियन कंपनीज के ADRs में मिक्स्ड लेकिन हल्का पॉजिटिव रुख देखने को मिला, जिससे संकेत मिलता है कि ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़ा बेहतर हुआ है और इसका असर इंडियन मार्केट पर भी पड़ सकता है। बैंकिंग और IT सेक्टर्स में खास तौर पर बाइंग दिखी, जहां HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस और विप्रो के ADRs हरे निशान में बंद हुए। इसका मतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन सेक्टर्स में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस बना रहे हैं। हालांकि कुछ स्टॉक्स में दबाव भी दिखा, जैसे डॉक्टर रेड्डीज लैब्स और रोडजेन में गिरावट रही, जबकि मेक माई ट्रिप और यात्रा ऑनलाइन जैसे ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी तेजी आई, जो ये दिखाता है कि रिस्क एपेटाइट वापस लौटने की शुरुआत हो रही है। मिडिल ईस्ट में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जिन कंपनियों का वहां अच्छा खासा कारोबार था, उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा और दुबई, सऊदी, कतर जैसे देशों तक पहुंचा, इन कंपनियों के बिजनेस में रुकावट आने लगी। अब जब थोड़ी राहत की खबर आई है, तो सबसे ज्यादा नजर उन्हीं कंपनियों पर रहेगी जिनका मिडिल ईस्ट से सीधा कनेक्शन है। अगर माहौल शांत रहता है तो इन स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा बदलाव क्रूड ऑयल में देखने को मिला है, जहां कीमतों में तेज गिरावट आई है। WTI $90 के नीचे और ब्रेंट $100 के आसपास आ गया है, जिससे कई सेक्टर को सीधा फायदा मिलने वाला है। पेंट कंपनियों के लिए ये काफी बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट बनाने में क्रूड से जुड़े रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। अब जब ऑयल सस्ता हो रहा है, तो उनकी लागत घटेगी और मुनाफा बेहतर होने की उम्मीद बनती है। सीमेंट सेक्टर को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्शन से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर जगह ईंधन की जरूरत होती है। क्रूड सस्ता होने से खर्च कम होगा और कंपनियों के मार्जिन सुधर सकते हैं। केमिकल कंपनियों के लिए भी माहौल थोड़ा आसान होता दिख रहा है, क्योंकि कई केमिकल सीधे क्रूड से जुड़े होते हैं। ऐसे में इनपुट कॉस्ट कम होने से प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार देखने को मिल सकता है। टायर कंपनियों के लिए भी ये पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि रबर और दूसरे इनपुट पर क्रूड का असर पड़ता है। कच्चा माल सस्ता होगा तो कंपनियों की कमाई में सुधार आ सकता है। टाइल्स और सिरेमिक कंपनियां जो गैस और क्रूड पर काफी निर्भर होती हैं, उनके लिए भी राहत की खबर है। पिछले दिनों महंगे ईंधन से दबाव था, लेकिन अब लागत कम होने से रिकवरी की उम्मीद बढ़ी है।
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए भी ये स्थिति फायदेमंद है क्योंकि सस्ता क्रूड उनके मार्जिन को बेहतर बनाता है। इससे उनके बिजनेस पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए भी ये माहौल पॉजिटिव माना जा रहा है क्योंकि कंपनी रिफाइनिंग बिजनेस में है। क्रूड सस्ता होने से उनकी ऑपरेशन कॉस्ट कम होगी और मार्जिन सुधर सकते हैं। सन फार्मास्यूटिकल और टाटा पावर जैसी कंपनियों का मिडिल ईस्ट में अच्छा खासा बिजनेस है। वहां हालात बेहतर होने पर इनके एक्सपोर्ट और प्रोजेक्ट्स में फिर से तेजी आ सकती है। KRBL और कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनियां जिनका बड़ा कारोबार मिडिल ईस्ट से जुड़ा है, उनके लिए भी ये खबर राहत वाली है। वहां स्थिरता आने से डिमांड और सेल्स में सुधार हो सकता है। लार्सन एंड टूब्रो, वोल्टास, ब्लू स्टार, रेडिंगटन, अडानी पोर्ट्स और एयरलाइन कंपनियां जैसे इंडिगो एविएशन, स्पाइस जेट, इन सभी पर मिडिल ईस्ट का असर पड़ा था। इसलिए अब निवेशकों की नजर रहेगी कि इनमें कितनी तेजी से रिकवरी आती है। HDFC बैंक से जुड़ी एक अहम खबर ये है कि कंपनी ने खुद ही एक नई इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। पहले भी कुछ सीनियर अधिकारियों को मिस सेलिंग के आरोप में हटाया गया था, इसलिए अब निवेशक इस बात पर नजर रखेंगे कि इसका आगे क्या असर पड़ता है। अडानी एंटरप्राइजेज और पूरे अडानी ग्रुप पर भी आज फोकस बना रहा। खासकर जयप्रकाश एसोसिएट्स से जुड़ा 15,000 करोड़ रुपए का डील मामला फिर से कोर्ट में पहुंच गया है। इसी वजह से जेपी पावर जैसे स्टॉक्स में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला और निवेशकों में कंफ्यूजन बना रहा। इंडियन बैंक में 10 साल के इंफ्रा बॉन्ड के जरिए करीब 5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसका मतलब है कि बैंक लंबे समय के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने की तैयारी कर रहा है। ये खबर बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव मानी जा रही है। इंडिगो में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव हुआ है और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पूर्व CEO को चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर के तौर पर कंपनी में शामिल किया गया है। इस तरह के बदलाव आमतौर पर तब होते हैं जब कंपनी आगे की ग्रोथ को लेकर नई रणनीति बना रही होती है। वेदांता ने 11 रुपए का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है, जबकि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और दूसरी PSU कंपनियों ने नए बोरोइंग और फंडिंग प्लान की घोषणा की है। इससे PSU स्टॉक्स पर भी कल फोकस बना रह सकता है। ज़ोमैटो ने प्लेटफॉर्म फीस फिर से बढ़ा दी है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी हो रही है। कंपनी का कहना है कि इससे मार्जिन बेहतर होंगे और डिमांड पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए कोल इंडिया से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कंपनी ने अपनी सब्सिडरी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स में करीब 25% हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही SECL नए शेयर भी जारी करेगी, जिससे कंपनी में फंड आएगा और ग्रोथ के लिए कैपिटल मजबूत होगा। IRFC ने एक बड़ा कदम उठाते हुए हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन के साथ लगभग 12,842 करोड़ रुपए का लोन एग्रीमेंट किया है। आसान भाषा में समझे तो ये पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया सस्ता लोन देने जैसा है, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति बेहतर हो सकती है। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ने 750 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए NCDs जारी करने का फैसला लिया है। NCDs यानी ऐसा कर्ज जो कंपनी निवेशकों से लेती है और बदले में तय ब्याज देती है। इससे कंपनी अपने बिजनेस विस्तार के लिए पैसा जुटा पाएगी। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को NHAI की तरफ से बिहार में 2,440 करोड़ का बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट मिला है। इस तरह के ऑर्डर कंपनी की ऑर्डर बुक को मजबूत करते हैं और आने वाले समय में रेवेन्यू ग्रोथ का संकेत देते हैं। GOCL कॉर्पोरेशन ने बेंगलुरु के यलहंका में अपनी 38 एकड़ जमीन को जल्दी मोनेटाइज करने का फैसला लिया है। इसका मतलब है कि कंपनी इस जमीन से कैश निकालकर अपने बिजनेस या नए प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करना चाहती है। NBCC इंडिया को उड़ीसा में करीब 58 करोड़ रुपए का नया वर्क ऑर्डर मिला है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। इस तरह के लगातार छोटे छोटे ऑर्डर कंपनी के लिए स्टेबल इनकम का सोर्स बनते हैं। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि इस समय मार्केट पूरी तरह इमोशन और खबरों के हिसाब से चल रहा है, खासकर जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। ऐसे माहौल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे टेक्निकल लेवल्स की अहमियत थोड़ी कम हो जाती है और अचानक बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकल नजरिए से देखें तो निफ्टी अभी भी कमजोर स्ट्रक्चर में बना हुआ है, क्योंकि चार्ट पर लगातार लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक ट्रेंड नहीं बदलता तब तक नीचे की तरफ दबाव बना रह सकता है। फिलहाल निफ्टी 22,500 के आसपास खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो गिरावट तेज होकर 22,300 और फिर 22,000 तक जा सकती है। वहीं ऊपर की तरफ 22,850 से 22,900 का जोन एक मजबूत रुकावट यानी रेजिस्टेंस बना हुआ है। बैंक निफ्टी की हालत और भी कमजोर दिख रही है, जो अपने ऑल टाइम हाई से करीब 17% गिर चुका है। अभी 51,900 से 52,000 का लेवल ऊपर की तरफ एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा और जब तक इसे पार नहीं करता तब तक इसमें मजबूत रिकवरी की उम्मीद कम ही मानी जा रही है।
रुपये में भी थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, जो 94 के आसपास जाने के बाद फिर से 93 के करीब आया है। हालांकि बड़ी तस्वीर देखें तो रुपये पर अभी भी दबाव बना हुआ है और ये आने वाले दिनों में मार्केट की दिशा तय करने वाला एक बड़ा फैक्टर रहेगा। कमोडिटी मार्केट में सबसे बड़ा बदलाव क्रूड ऑयल में देखने को मिला है, जहां कीमतें डबल डिजिट में गिर गई हैं और ब्रेंट लगभग $100 के आसपास आ गया है। इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर में भी तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला और पूरी दुनिया के मार्केट का मूड बदल गया। क्रिप्टो मार्केट भी इस पॉजिटिव माहौल से अछूता नहीं रहा, जहां बिटकॉइन और इथीरियम दोनों में 4 से 5% तक की तेजी देखने को मिली है। इससे ये समझ आता है कि ग्लोबल निवेशक फिर से रिस्क लेने के मूड में आते दिख रहे हैं। आईपीओ मार्केट से जुड़ी एक बड़ी खबर ये है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का बड़ा आईपीओ सितंबर तक आ सकता है। ये भारत की सबसे बड़ी एएमसी में से एक है और इसका एयूएम सबसे ज्यादा माना जाता है, इसलिए ये आईपीओ मार्केट के लिए बड़ा इवेंट हो सकता है। कल के दिन डीआईआई ने जोरदार खरीदारी की है, जहां लगभग 24,630 करोड़ रुपए की खरीद के मुकाबले 13,276 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। इसका मतलब साफ है कि करीब 11,353 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी करके उन्होंने बाजार को गिरने से संभालने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों ने आज भी भारी बिकवाली जारी रखी है, जहां करीब 9,957 करोड़ रुपए की खरीद के मुकाबले 19,622 करोड़ रुपए की बिक्री की गई है। यानी कुल मिलाकर लगभग 9,665 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग हुई है, जो बाजार पर दबाव बनाने वाला बड़ा फैक्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये साफ कर दिया है कि सरकार की तरफ से किसानों का पूरा लोन माफ करने का कोई प्लान नहीं है। यानी जो खबरें चल रही थी उन्हें पूरी तरह गलत बताया गया है और इससे मार्केट में जो कंफ्यूजन था वो थोड़ा कम हो सकता है। निष्कर्ष देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ईरान के साथ तनाव कम होने की उम्मीद और क्रूड ऑयल में 10 से 11% की बड़ी गिरावट ने ग्लोबल सेंटिमेंट को पूरी तरह पलट दिया है। यूएस मार्केट्स में जोरदार तेजी और गिफ्ट निफ्टी के उछाल से साफ संकेत मिल रहे हैं कि इंडियन मार्केट आज गैप अप खुलकर कल की गिरावट को काफी हद तक रिकवर करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पूरी तरह बुलिश नहीं हुआ है। मार्केट में सेल ऑन राइज का माहौल बना हुआ है और निफ्टी के लिए 22,900 एक मजबूत रुकावट है। इसलिए शुरुआती तेजी के बाद भागने की बजाय समझदारी से उन्हीं सेक्टर्स और स्टॉक्स पर फोकस करें जिन्हें सस्ते क्रूड ऑयल और पॉजिटिव न्यूज़ का सीधा फायदा मिल रहा है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।